हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज BHU एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम था और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। और आज का जो पेपर था वो अच्छा था भी, जिन्होंने भी पढ़ाई करी होगी वो एक लेवल का पेपर था और बहुत ही अच्छा पेपर था। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये जो सेट नंबर है, क्वेश्चन का सेट नंबर ये थर्ड है, सेट नंबर थर्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या जो कितनी थी 136 थी। समय था आपका 2 घंटा। पूर्णांक इसके 360 नंबर हैं। एक नंबर इसका जो माइनस, इसमें माइनस मार्किंग भी था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है अलग अलग 2 सेक्शंस में ये पूरे पेपर बटे हुए हैं। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे कि 3 खंडों में बांट करके अलग अलग अध्ययन करेंगे इसका। पहला जो हमारा होगा, पहला 1 से लेकर के 52 नंबर तक का क्वेश्चन का एक पहला वीडियो होगा। दूसरा वीडियो होगा 53 से लेकर के 104 नंबर तक का। इसके बाद तीसरा होगा लैंग्वेज वाला, जो आपके हिंदी वाले पोर्शन का होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 104 से मतलब 105 से लेकर के 136 तक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षण प्रतिमानों का कौन सा घटक शिक्षक के सामान्य मानवीय कौशलों के अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका टीचिंग मॉडल होता है, टीचिंग मॉडल में ये सपोर्ट सिस्टम, ये टोटल आपका, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण प्रतिमानों का कौन सा घटक शिक्षक के सामान्य मानवीय कौशलों के अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन करता है। तो अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन कौन करेगा? यहाँ पर आपका सीधे सीधे जो ऑप्शन है फर्स्ट सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर ये तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपका इसके अंतर्गत आता ही नहीं है मॉडल्स ऑफ टीचिंग के, तो इसको तो कट कर दीजिए। इसके बाद फोकस आता है, लेकिन फोकस में डायरेक्ट केवल एम होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, तो उसमें इसकी बात नहीं की जाती है। रहा सोशल सिस्टम का, तो सोशल सिस्टम के अंतर्गत वो सारे सिस्टम का मतलब एक तरीके से तंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा पक्ष आहरण, अनुक्रिया तथा अनुमूल्यन इत्यादि से संबंधित है? विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स सच एज रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हमने अपने वीडियो में बताया भी था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका अफेक्टिव डोमेन। ओके, नेक्स्ट, जेस्चर आर द कंपोनेंट ऑफ विच टीचिंग स्किल। संकेत, इशारे किस शिक्षण कौशल के घटकों के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए, इंट्रोडक्शन स्किल के अंतर्गत तो ये आएगा नहीं। ठीक है, जेस्चर पोस्चर की बात इंट्रोडक्शन स्किल में करते नहीं है। क्वेश्चनिंग स्किल में भी जेस्चर पोस्चर की बात नहीं करते। जब क्लोजर स्किल की बात करते हैं तो क्लोजर स्किल में भी बात नहीं करते। हम लोग किस में बात करते हैं? जेस्चर और पोस्चर का महत्व होता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में ही। ठीक है, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सूक्ष्म शिक्षण के चरणों का सही क्रम क्या है? बहुत ही चालाकी से पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग छोड़ दिए होंगे या कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो माइक्रो टीचिंग करते समय सबसे पहले आपका फेज़ क्या होता है? आपके पास कुछ नॉलेज होती है, कुछ होता है। यानी आप अगर देखें तो तीनों डोमेन में पहला डोमेन आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है, दूसरा आपका अफेक्टिव, तीसरा आपका साइकोमोटर। ओके, तो आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें जो नॉलेज है, नॉलेज एक्विजिशन फेज उसको कहा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ये हो गया सी। ठीक है, इसके बाद आपका जो
दूसरा वाला है यानी स्किल ट्रांसफर फेज। जब आप सेकंड वाले में जाते हो सेकंड वाले में कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव वाले में जब आप जाते हो तो वहाँ पर जाकर के आप क्या कर रहे हो, आगे जाकर के जो आपने स्किल सीखी है या स्किल सीखने का जो आप स्किल सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया वहाँ पर चल रही होती, उसको आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, उसको सीख रहे होते हो। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी वाला हो जाएगा सेकंड। इसके बाद जो थर्ड है कौशल एक्विजिशन फेज, कौशल संप्राप्ति। तो जब आप इन तीनों के नॉलेज एक्विजिशन फेज को कंप्लीट कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद तीसरे वाले में आप इसमें पहुंच ही जाएंगे, साइकोमोटर वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब बात करेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण के चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो इसके लिए CBA कौन सा है, CBA का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्रीय भाग नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय भाग नहीं है, देखिए ध्यान रखना है, केंद्रीय भाग नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीय भाग नहीं है। हमने एडम की बात करी, एडम की, तो एडम ने कहा कि शिक्षण जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, फिर डीवी ने कहा कि शिक्षण जो है तीन मुखी प्रक्रिया है। तो जब जो है शिक्षण, ये एडम ने दो मुखी प्रक्रिया कहा, तो उन्होंने कहा कि शिक्षण में केवल शिक्षक और छात्र ही दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया की बात करी तो उन्होंने कहा कि शिक्षण के साथ साथ इसमें जो त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत शिक्षक भी आ जाता है, विद्यार्थी भी जाता है, एक तीसरा उन्होंने वर्ड जोड़ दिया था कंटेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों तो हैं ही, ये तीनों हैं। और कौन सा नहीं है, नहीं में अगर हम लोग देखेंगे तो वो नहीं में कौन सा है, ये है आपका शिक्षण विधि। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ क्या है, एक सिंपल है एकदम तरीके से, इसका अर्थ ही होता है टू इन्वेस्टिगेट। ओके, छठवां का आपका पहला हो जाएगा। सातवां स्वयं से संप्रेषण को क्या कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता नहीं है, इंटरपर्सनल होगा नहीं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि खुद से दूसरे से जब बात आप कर रहे होते हो, तो इंटरपर्सनल होगा नहीं। इसको आप जो है दोनों तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, पहला वाले से ये गलत हो गया दोनों। फिर आपका ग्रे पॉइंट संप्रेषण, ये भी नहीं होगा। इंट्रापर्सनल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग को कब शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है, कहा जा सकता है, शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, when can the application of science and technology be considered as educational technology. Okay, then हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। when technological infrastructure is developed in educational institutions, first option is there. Second, when technology improve the efficiency of teaching and learning. Third, when teachers take help of technocrats to use modern technology. When teachers use multi gadgets like laptop and computer. ओके, तो हम लोग एक एक चीज़ को एक एक को सही से समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोगों को कब शैक्षिक तकनीकी कहा जाएगा। तो विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग को हम तब इसको कहेंगे जब हमारे सामने क्या होगा, जब हमारे सामने व्हेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जब शिक्षण एवं अधिगम की दक्षता में तकनीकी के प्रयोग से सुधार होगा, तब हम उसको शैक्षिक तकनीकी कह सकते हैं। अदरवाइज हम उसको शैक्षिक तकनीकी नहीं कह सकते। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग को कब शैक्षिक तकनीकी कहा जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देखिए ये भी ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक ये भी करेक्ट लग रहा है। देखिए जब शिक्षक बहु उपकरणों का प्रयोग करे जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर, तो लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग करेगा तो आपका शैक्षिक तकनीकी, जब शिक्षण एवं अधिगम की दक्षता में तकनीकी के प्रयोग से सुधार हो, शिक्षण एवं अधिगम की दक्षता में तकनीकी से सुधार हो। ओके, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो इसमें जो है करेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ये 100% श्योर नहीं है।
या तो ये होगा, देखिए आप इसको जब भी मिलाएंगे तो आप इसको संशय में रख लीजिएगा, जब इसका ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तो इसको और करेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड एंड फोर्थ इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, आप अगर इन दोनों में से कोई एक किए हैं तो मान करके चलिएगा कि आपका सही होगा। वैसे 99.9% आपका सेकंड सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अनुदेशन तकनीकी की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा हो सकती है। अनुदेशन तकनीकी तो बहुत सिंपल है, यूज़ ऑफ मीडिया मेथड एंड मटेरियल टू मीट स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया था उस नोट्स में हमने ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई थी, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। खैर आपने सही टिक भी किया है, ओके। इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण, रुचिकर व प्रभावी बनाई जा सकती है। कब बनाई जा सकती है? जब हम मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच शुड बी यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन। कब इसको बनाया जा सकता है? जब ये हम अनुदेशन के लिए बहुसंवेदक अनुदेशात्मक उपागम का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, तब हम बना सकते हैं उसको, ओके। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, किन्हीं 3 चरणों द्वारा शिक्षण क्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था, इसके लिए हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। हम जैसा कि हम क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, हमारे द्वारा दी गई नोट्स और आपके जो वीडियोस दिए गए हैं उसमें से 80 to 85% क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। 15% क्वेश्चंस ही बाहर के हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस बाहर हो गए। बाकी सारे क्वेश्चन, सारे पोर्शन हमने कवर किया था। बहुत खुशी मिल रही है कि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, कई तो बहुत एज इट इज़ मिल रहे हैं जो हमने आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्या है? फ्रॉम नोन टू अननोन। ये तो मैक्सिम्स है, सीधे सीधे शिक्षण सूत्र, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा पद है? तो देखिए आपको एक चीज हमने बताया था, ओह मेरे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओ मेरे, आपको याद रखना है, वो मेरे, जो भी आपको याद रखना हो रख लीजिएगा, वो मेरे आपके जो भी हों। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस होता है, मेथोडोलॉजी होता है, ये आपका होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस में ही पूछ रहा है ये, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा पद होगा। तो समस्या समाधान विधि का जो दूसरा पद होगा, पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद हम लोग ढूंढते हैं, तो सबसे पहला पद हो जाएगा आपका रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का परिभाषीकरण। पहले तो समस्या ढूंढ लेंगे, इसके बाद आपका समस्या का परिभाषीकरण हो जाएगा। थर्ड इसके बाद आपका हो जाएगा परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, ओके। इसके बाद आपके हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा समस्या समाधान के लिए, है ना। समस्या समाधान का, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, इसको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकेंड स्टेज क्या है? तो मतलब प्रॉब्लम पहले से रखी गई है, प्रॉब्लम मिल गई है, तो जब हमारे पास प्रॉब्लम है तो हम जो है पहला स्टेज हम लगा सकते हैं ये रिकॉग्निशन, इसके बाद दूसरा, ये करेक्ट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 13 का 4 ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। चलिए इसके बाद है आपका इन अ मॉडर्न क्लासरूम टीचर एक्ट्स एज सॉरी स्कैफोल्डर। ये तो क्लियर है, इसका फोल्डर का मतलब हेल्प करता है, हेल्पर होगा। निम्न में से कौन एक चर के सभी समांकों पर निर्भर नहीं करता है?
ये तो सिंपल है, मीडियन। ठीक है, निम्न वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें जो कि एक सतत चर के माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, माध्य सदैव बहुलक से बड़ा होता है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माध्यिका माध्य या बहुलक से बड़ा नहीं होता है, ये भी गलत है। माध्यिका माध्य और बहुलक के मध्य में आता है। इट्स राइट, ओके, इट्स राइट, सी सही है। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, 16 का ओनली सी, फर्स्ट सही हो जाएगा। कैसे ये करेक्ट होगा, एक मिनट आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4, ये 4 ले लीजिए, इसका मीन निकालिएगा तो 4 3 7 2 9 1 10, 10/4, 2.5 आएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इसका मीडियन निकाल रहे हैं तो आप कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 धन 1 5, 5/2 यानी 2.5 हो गया। ठीक है, 2.5 का मतलब हो गया दूसरा और तीसरा, है ना, दूसरा और तीसरा जोड़ेंगे तो दूसरा और तीसरा को अगर हम ले लेते हैं 2 3 5, 5/2, 5/2, तब भी 2.5 आ रहा है। इसका मीन और मीडियन तो दोनों बराबर हो गए। इसके बाद अगर मोड निकाल रहे हैं तो 3m - 2a से निकाल लीजिए। 3m करिएगा तो 7.5 हो जाएगा, -2a करिएगा तो 5 हो जाएगा, बराबर 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, माध्य सदैव बहुलक से बड़ा होता है, होता ही नहीं है, नहीं हो सकता। मीडियन कैन नॉट बी ग्रेटर देन मीन आर मोड, ये भी नहीं होगा। मीडियन कम्स इन बिटवीन मीन एंड मोड, यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले मीन आता है, फिर इसके बाद मीडियन आता है, फिर मोड की बात करते हैं हम लोग, इसलिए ये दोनों के बीच में आता है, इसलिए ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों इसको हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व अभी तक नहीं किया है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर डालें। अदरवाइज़ जब इसका राइट आंसर आ जाएगा फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है और इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा, तो इतना जल्दी हम वीडियो अपलोड सोच रहे हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी इसको स्किप कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा। ओके, 17 18 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो बहुलक निकालने की ग्रुप विधि का प्रयोग करते हैं। तो कब करते हैं, ये सीधे सीधे इसका डेफिनेशन ही कहीं दिया हुआ है, क्या है, अधिकतम बारंबारता चर के प्रारंभिक अथवा अंतिम मानों के पास हो, नहीं करते। अधिकतम बारंबारता चर के एक से अधिक मानों के लिए प्राप्त हो, ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग देखें आगे, अधिक बारंबारता चर के एक से अधिक मानों के लिए, चर से अधिक मानों के लिए प्राप्त हो, बारंबारता का अनियमित पैटर्न प्रूफ हो। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे, बहुलक निकालने की ग्रुप विधि का प्रयोग करते हैं जब अधिकतम बारंबारता चर के एक से अधिक मानों के लिए प्राप्त हों, ये तो करेक्ट है फर्स्ट बी। इसके बाद बारंबारता का अनियमित पैटर्न प्रूफ हो, अनियमित नियमित, ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, बट ये भी कन्फ्यूज़न में है, तो आप इसको जो है कन्फ्यूज़न में ही रखिएगा, क्लियर नहीं करिएगा। ओके, कोशिश हमने किया है सॉल्व करके पूरा अच्छे से राइट एकदम 99.9% हम जो आंसर आपको बताएंगे वो करेक्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पर हम डाउट लगा रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि उसका आंसर हम नहीं दे सकते, लेकिन उसका आंसर कभी कभी अगर हम जो दे रहे हैं और BHO अपना आंसर की निकालेगा, उसमें अगर वेरी कर गया तो वो आप जो मार्क्स जोड़े होंगे वो आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको अभी नहीं दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे उसको। नामित चर के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ऑफ फॉर नॉमिनल वेरिएबल। ओके, नॉमिनल वेरिएबल पर केवल दो ही चीज़ें आती हैं आपकी, एक मोड आता है और दूसरा काई स्क्वायर आता है,
ये तो हमने आपको नोट में दिया ही था, जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराए थे आपको, उसमें एकदम स्पष्ट तरीके से लिख करके दिया था। और प्लस जो हमने आपके लिए पीडीएफ वो यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, उसमें भी हमने सब साफ साफ बताया था कि नॉमिनल पर कौन कौन से स्केल लगते हैं, सॉरी कौन कौन सेंटर टेंडेंसी का क्या क्या लगेगा, तो उस पर मोड लगता है। ओके, तो इसलिए 19वें का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द मोबाइल नंबर ऑफ 20 samples was observed in a study. Which of the following is a true regarding measurement scale of observations? तो देखेंगे हम इसमें, समंग नामित संख्या, एक अध्ययन में 20 लोगों का मोबाइल नंबर के समंग प्राप्त किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा समंगों के माप पैमाने के बारे में सही है। तो कौन से पैमाने के बारे में सही है ये पूछ रहा है। तो समंग नामित संख्या है, समंग क्रमिक संख्या है। वेरी गुड, राइट, इसने सही आंसर किया है, इसलिए हमने वेरी गुड बोला कि सोच समझ करके आंसर किया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक क्लास टेस्ट में अधिकांश छात्रों ने उच्च और कुछ ने कम अंक हासिल किए। यदि अंकों के माध्य, माध्यिका और बहुलांक की गणना की जाए तो निम्न में से कौन सा कम से कम होगा ही। तो रेंज होगा, ये तो होता ही है। यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है ना कि कुछ अंक उच्च और कुछ ने कम अंक प्राप्त किए, यानी हाई और लो है, तो जब भी हाई और लो की बात होगी तो वहाँ पर रेंज आ जाएगा आपका। ठीक है, 21 का 4, बट ये भी आपका नॉट श्योर होगा। ओके, तो इस पर भी मार्क्स अपने आप को मत दीजिएगा, होल्ड रख लीजिएगा। डेटा सेट के सभी अवलोकन नकारात्मक हैं और इसका विचरण 0.9 है। डेटा सेट का मानक विचलन लगभग, देखिए इसमें भी डाउट है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन जो 99.9% मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा। क्यों इसका आंसर ये होगा कि अगर हम अगर हम एच डी निकालते हैं तो एच डी में हमारे जो भी मान होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं। जो भी हमारी वैल्यू होती है लगभग हमें प्लस में ही मिलती है। तो जब हमारी प्लस में वैल्यू मिली तो प्लस से अगर हम जो है वेरिएशन निकालेंगे आगे जा कर के, अगर हम डेविएशन निकालते हैं आगे जा कर के फिर, तो वहाँ पर जो डेविएट करेगा सीधे सीधे वो आपका इसी तरीके से, अगर ये कर रहे हैं हम लोग माइनस कर रहे हैं तो भी यही आंसर आएगा। अगर हम, चूँकि इसका स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेटा सेट सभी अवलोकन नकारात्मक हैं और इसका विचरण इतना है, डेटा सेट का मानक विचलन लगभग है, तो वेरिएंस दे रहा है। तो आपका क्या होता है, वेरिएंस का एच डी का स्क्वायर होता है ना, एच डी का स्क्वायर होता है वेरिएंस बराबर एच डी का स्क्वायर होता है। तो एच डी आपका क्या हो जाएगा, अगर -0.3 करते हैं तो भी क्या हो जाएगा 0.9 आएगा, और अगर 0.3 करते हैं तो भी आपका 9 आएगा, 0.9 आएगा। बट यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से वो इसलिए ये सही होगा क्योंकि जब हम इसका एच डी निकाल रहे हैं ना, एच डी का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो है वेरिएशन मिल रहा है। ये ऑप्शन के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो जब हम एच डी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू -0.3 नहीं आएगी। जब भी किसी भी वैल्यू का हम एच डी निकालते हैं तो माइनस में उसकी वैल्यू नहीं आती है, वो जब भी आएगी प्लस में वैल्यू आती है। ठीक है, तो प्लस में जब वैल्यू आएगी तो राइट आंसर ये होगा। ठीक, लेकिन फिर भी आप इसको कन्फ्यूज़न में ही रखिएगा, इस पर भी नंबर मत दीजिएगा। ठीक है, आ जाने दीजिए उसका ऑफिशियल आंसर की, तो आप लोग उससे मिला लीजिएगा। चलिए, हम खुद आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड कराएंगे। मानक सामान्य वितरण के लिए कुर्टोसिस के गुणांक का मान है, ये तो एकदम सही है, राइट, केवल बी सही है, 0.263। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही हमने जो वीडियो बनाया था उसी में हमने बता दिया था। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि चर सममित हो तो निम्न वक्तव्यों में से सही वक्तव्य चुनें।
सही स्टेटमेंट चुनना है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका, देखते हैं, यदि चर सममित हो तो माध्यिका सदैव माध्य से बड़ी होगी। ऐसा नहीं है। यदि माध्य माध्यिका बहुलक तो चर में धनात्मक सममित होगा। यदि माध्य माध्यिका बहुलक तो चर में ऋणात्मक सममित होगा। संबंध बहुलक 3m-2a ये है। सही वक्तव्य चुने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है। तो केवल डी किसी में दिया नहीं है, तो इसलिए आप बिना सोचे समझे 4 नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये एकदम एकदम कन्फर्म यही है आपका एक। ओके, लेकिन इसमें डी कहीं पर भी अलग से नहीं दिया है, इसलिए आप सी और डी दोनों लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 ये दोनों क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, हम बाद में इसको कोशिश करेंगे सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है इसको सॉल्व करना। ओके, चलिए 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 27, विचरण गुणांक निम्न में से किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड टू मेजर विच एमंग द फॉलोइंग। किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका प्रति इकाई विस्तार के प्रसरण के लिए, प्रति इकाई माध्य के लिए मानक विचलन, प्रति इकाई माध्य के लिए प्रसरण। दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, वह संबंध चुने जो सच न हो। तो दोस्तों ये जो सच न हो, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 28 का 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्वार्टाइल डिविएशन में रेंज नहीं देखा जाता। ओके, बाकी सब में रेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रहा है? मान लीजिए कि अंक x माध्य 70 है और मानक विचलन 10 है, साथ सामान्य रूप से बंटित है x का मान, जिससे कि 84% मान से बड़े हैं लगभग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सीधे सीधे इससे करिए ना, x माइनस m/hd। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि अंक x है, x को x ही माना है। इसके बाद m की वैल्यू दिया है, m का वैल्यू 70 है, 70, और hd का वैल्यू कितना दिया है? 10। ठीक है, तो x बराबर जब हम करेंगे तो 70 माइनस 60 हो जाएगा, आगे 10 हो जाएगा, बराबर 60 आंसर आ जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर सेकंड होगा, 29 का सेकंड। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों ये भी अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, तो इसलिए इसको भी आप स्किप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, छात्रों के एक समूह के लिए गणित का अध्ययन करने में बिताए घंटे और गणित में प्राप्त अंक के बीच सहसंबंध गुणांक 0.90 है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका 4 नंबर हो जाएगा। सभी सही हैं, A B C D C तीनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो विषयों के परीक्षण स्कोर के बीच सहसंबंध का गुणांक दोनों के उम्र के रैखिक प्रभाव को समाप्त करने के बाद प्राप्त किए जाएं, तो इस सहसंबंध को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है आपका, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है। या तो आपका रैंक कोरिलेशन सही होगा या फिर पार्शियल कोरिलेशन सही होगा, क्योंकि पार्शियल कोरिलेशन में पार्शियल आउट करते हैं हम, जो कि यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि उम्र के रैखिक प्रभाव को समाप्त करने की, तो पार्शियल आउट यहाँ पे कर रहा है, तो पार्शियल कोरिलेशन होगा। और फिर एक जगह यह भी कह रहा है कि बाद प्राप्त किए गए, तो इस सहसंबंध को कहा जाता है, दो विषयों के परीक्षण स्कोर के बीच सहसंबंध का गुणांक दोनों में उम्र के रैखिक प्रभाव को, रैखिक प्रभाव मतलब ऐसे इस प्रभाव को रोक करके हटा करके क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर रैंक ऑर्डर मेथड भी यूज़ करते हैं कोरिलेशन के लिए, तो हम जो है पहले को दूसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे कर सकते हैं हम, रैंक बदल जाता है। तो यहाँ पर ये भी सही हो सकता है। तो दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ जाने दीजिए, तब जा करके एकदम एक्सेप्ट आपको पता चलेगा। ठीक है,
तो इसको भी आप कन्फ्यूज़न में डाल दीजिएगा 32 को। इस तरीके से केवल 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि कन्फ्यूज़न में, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी छात्र का टी स्कोर 70 है और माध्य स्कोर से उसके स्कोर की दूरी 10 है तो जेड स्कोर होगा। तो दोस्तों पहले जेड स्कोर बराबर क्या होता है, पहले टी स्कोर बराबर क्या होता है, टी स्कोर फार्मूला याद होना चाहिए 10Z + 50, ठीक है, यही ना होता है। आप ऑप्शंस को ले लीजिए, 10Z को टी स्कोर 70 है, ठीक है, टी स्कोर 70 है ना, ओके। तो हमको इसका मतलब हो गया कि हमको 70 बराबर ढूंढना है, जिसमें जिसको जोड़ने घटाने से हमको 70 मिल जाएगा, बस वही हो जाएगा। देखिए जेड का वैल्यू अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है, तो 2 को अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 गुणे, सॉरी टी का वैल्यू कितना हो गया आपका, जेड का वैल्यू 2 हो गया, 10Z, सॉरी यहाँ गड़बड़ है, 10 होगा ये, 10Z + 50 है ना, तो 10Z मतलब 10 × 2 + 50 बराबर कितना हो जाएगा 20 + 50 = 70। तो इसका आंसर जो सही होगा वो 33 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। 34, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता, तो दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं थॉर्नडाइक। कौन कहा जाता है, थॉर्नडाइक, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, साइमन बिने का पहला बुद्धि परीक्षण में प्रकाशित हुआ था 1905 में। थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक बुद्धि योग्यता की संख्या कितनी है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 37, एक क्रॉस अनुभागीय अध्ययन बता सकता है कि एक व्यक्ति समय के साथ कैसे बदलता है, राइट, बता सकता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन कम खर्चीले और कम समय लेने वाले होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ जो होते हैं काफ़ी लंबी चलते हैं, तो जो भी चीज़ें, जो भी अध्ययन लंबा चलेगा तो कम खर्चीला और कम समय का इसमें सवाल ही नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा गलत है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें है दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, कथन असत्य है लेकिन कथन ब असत्य है, यही सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम खोजें, तो दोस्तों इसमें विषम अगर देखेंगे तो हम लोग कैटल को ढूंढ सकते हैं। सेल्डन और क्रेशमर को अगर हम लोग देखते हैं तो शारीरिक रचना के हिसाब से इन्होंने दिया, और युंग ने जो है सोशल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या सामाजिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व की को विभाजित किया, ठीक है, लेकिन कैटल ने व्यक्तित्व को विभाजित नहीं किया है, ठीक, मतलब स्टार्टिंग में कैटल व्यक्तित्व के ऊपर काम नहीं करते हैं, इसलिए कैटल करेक्ट नहीं होंगे, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड। 39 का देख लेते हैं आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो टॉरेंस परीक्षण है ही, बाकर मेहंदी है ही, चित्र निर्माण परीक्षण है ही, तो कौन सा नहीं है, नहीं है आपका को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। चलिए इसके बाद कलेक्टिव मोनोलॉग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है, जो कि एक तरीके से आपका ईगोसेंट्रिज्म वाली जो गुण होते हैं वो उसी से मिलता जुलता होता है। इसमें जो है वो प्रोलॉग, मतलब जो भी बड़बड़ाना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सुनता है, किसी से कुछ बातचीत नहीं, किसी को कुछ नहीं सुनता है, ठीक है, आप मारते रहिए पीटते रहिए कुछ नहीं, इसी को जो है हम सामूहिक एकालाप कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं, ओके। इसको ईगोसेंट्रिज्म का ही पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से विषम खोजें, तो बहुत सिंपल है, इसमें जो है आपका स्पीयरमैन बुद्धि से हैं, गिलफोर्ड भी बुद्धि से संबंधित है, थर्स्टन भी हैं, पियाजे जो है इससे संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये सही है। 41, 42, मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण पर व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। मेंटल एज इज ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, इट्स राइट। लिखा है विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग व्यवहार करना बुद्धिमान की विशेषता नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है,
अलग अलग व्यवहार करेगा तो उसकी बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल। ओके, थर्ड इज करेक्ट है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि मैं व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रियाओं को कुछ ज़्यादा ही स्वीकार्य अर्थों में व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यौक्तिकीकरण, रैशनलाइजेशन। जैसे अंगूर खट्टे हैं, वो अपने आप से ही कह लेता है यार पेपर कठिन था, बहुत अच्छा पेपर नहीं है, मतलब पेपर बनाने वाला ही बेवकूफ़ है, इसको गाली दे लेगा, लेकिन अपने आप को क्या कहेगा, वो सही है, सामने वाला भले ही गंदा, सामने वाले को कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है, रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसमें आलपोर्ट किससे संबंधित है? तो आलपोर्ट आपका सीधे सीधे आपका इसमें से आ जाइए। अच्छा, आलपोर्ट को भी छोड़िए, कैटल को 16 PF से मिला लीजिए, और यूंग को जो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से मिला लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो बी का थर्ड किस में है? सभी में है। ओके, और डी का फर्स्ट सेकंड में ही है। ओके, तो ए का सेकंड हो जाएगा आलपोर्ट का कार्डियल ट्रेट्स हो गए, ये ट्रेट्स थ्योरी है इनकी कार्डियल की, अरे सॉरी आलपोर्ट की। इसके बाद आइजेंग जो हो गए, वो आइजेंग का आपका बी का सॉरी कैटल का 16 PF हो गया। इसके बाद सी का 4 हो गया, न्यूरोटिसिज्म। ओके, आइजेंग का, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ये हमने 10 बार आपको बताया था, इससे नोट्स भी इससे रिलेटेड हमने दिया था, पर्सनालिटी से भी रिलेटेड दिया था। तो इसमें सीधे सीधे आपका नोवेलिटी, जिसको हम जो है फ्लुएंसी भी कहते हैं, ओके, कंटिन्यूटी भी कहते हैं, इसी को हम जो है नोवेल्टी भी कह सकते हैं। तो ये है ही, ये है ही, ये है ही, ये नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पॉपुलैरिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एरिया ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, वो तो है नहीं। द एरिया वेयर द चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम एलोन, ये भी नहीं है। फेज एट विच लर्नर कैन मास्टर अ टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट। ओके, इट्स राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, वह अवस्था जहाँ उचित सहायता और समर्थन दिए जाने से शिक्षार्थी कार्य में प्रवीण हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से द्वितीयक अभिप्रेरक का एक उदाहरण है। तो देखिए, द्वितीयक अभिप्रेरक तो करेक्ट ही है आपका, ये जो प्राइमरी मोटिव होते हैं, हंगर होता ही है, नींद आराम होता ही है, दर्द से बचाव होता ही है, ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 47 नंबर का क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 इसमें है मैच द कॉलम ए एंड बी, मैच द कॉलम करना है। तो कोहलर को मिला लीजिए आप सीधे सीधे यहाँ पे, एक मिनट आप ऑप्शंस भी देखते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। कोहलर को मिलाइए आप, कोहलर को सीधे सीधे इनसाइड थियरी से मिला लीजिए, एलेबोरेशन को मिला लीजिए आप क्रिएटिविटी से, इसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग को मिला लीजिए आप टाइप आर से, इसके बाद क्लासिकल को टाइप एस से। किस में मिल गया आपका? ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का 4 हो गया, डी का सेकंड हो गया। ओके, डी का सेकंड हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड सही होगा, डी का सेकंड टाइप एस। ठीक है, इसका सी का 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है प्रिपरेशन होता ही है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक के चरणों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो सही अनुक्रम होगा आपका प्रिपरेशन होगा, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। देख लीजिए कौन सा होगा, ए डी बी सी,
ADBC, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी सुपीरियर हैज़ एन IQ, तो कितना IQ होता है जिसके पास सुपीरियर IQ होती है? 140 से अबव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो मानकीकृत परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वो आपकी ये सारी होती हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, ये सब होती हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। ओके, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रयोगात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता बदलाव करता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करता है। ठीक है, किस पर करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चाहे आप अभी इस बार तैयारी किए हुए हैं, और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी 3-4 महीने बाद फिर आपके एग्ज़ाम होने हैं, फरवरी में फिर से आ जाएगा आपका। अगर इस बार बाई चांस, वैसे तो हो जाना है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है किसी का, तो वो बिल्कुल भी उदास निराश नहीं होगा। उसके लिए अभी 3-4 महीना समय बचा हुआ है। 3-4 महीने वो मेरे जो चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं वो देखता रहे, और समय समय पर हम और भी गाइडलाइन मतलब गाइड करते रहेंगे आप लोगों को। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आपको मिलती रहे। PHU एमएड एंट्रेंस से संबंधित हर एक प्रकार की जो भी सूचनाएं रिलीज़ होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन BHU फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और यथाशीघ्र मिल जाएगी, जितना जल्दी संभव होगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बने भी रहिए, आप उसको अनसब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।